नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगकर्मी हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। ही इज एन एक्टर, ही इज डायरेक्टर, ही इज कल्चरल क्रिटिक, ही इज मीडिया कम्युनिकेटर, ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, ही इज राइटर, ही इज रिसर्चर, ही इज ब्रॉडकास्टर। स्वागत करती हूँ रविंदर कौल जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप खुद बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं और आपने बहुत सी अजीम शख्सियतों का इंटरव्यू लिया हुआ है एंड आई फील सो प्रिविलेज कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर तो रूह में बसता है, तो इट्स मेरा प्रिविलेज फॉर मी। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। आपने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर से आपने प्राण किशोर जी का इंटरव्यू किया, अशोक जेलखानी जी का इंटरव्यू किया, फारूक नाजकी साहब का इंटरव्यू किया, राजेश कौल सर का इंटरव्यू किया, आपने शबीर मुजाहिद साहब का इंटरव्यू किया। तो आई एम अ वेरी स्मॉल फ्राई इन दैट सेंस। तो आई फील वेरी प्रिविलेज इन बीइंग ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हमारे यहाँ जितनी भी शख्सियतें आती हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, यंग परफॉर्मर्स हैं, तो जितनी भी शख्सियतें हैं उनकी जो जर्नी रही है, एक्सपीरियंस एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। जर्नी में बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रहती है और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मैटर करता है कि वो एक शख्सियत अपने एक्सपीरियंस खुद अपनी नेक्स्ट जनरेशन पर को पास कर रही है। तो मैं यही चाहूंगी कि आपका जो इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं और आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना जो सफर है वो हमसे साझा करें। ओके, मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ से। जब मैं जम्मू में आया उससे पहले मैं छोटे छोटे टाउन्स में रहा था। लाइक मैं भद्रवा में मैंने कॉलेज किया और नौशहरा में रहा था, कठुआ में, जम्मू प्रोविंस की अलग अलग टाउन में। मेरे फादर की हर 2-3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाती थी, तो हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। उस सारे प्रोसेस में हम पूरा जम्मू प्रोविंस में घूमे हम। तो इवेंचुअली व्हेन आई लैंडेड इन जम्मू, उसमें अपने यूनिवर्सिटी में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब जम्मू में आया, तो उससे पहले मैं भदरवा में था, उससे पहले बाकी छोटे छोटे टाउन्स में था। तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस, मुझे थिएटर का कुछ पता ही नहीं था ऑनेस्टली। आई नेवर न्यू दैट। मैं पढ़ने का बचपन से शौक था, मेरे फादर बहुत पढ़ते थे, तो इसलिए हमारे घर में किताबें होती थी तो मैं भी पढ़ता था। लाइक आई इनहेरिटेड माय हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स फ्रॉम माय फादर। तो बड़ी यंग एज से मैंने बड़ा अच्छा लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैं फाइनली जम्मू में आया, तो मैं आपको बड़ा मजेदार एक इंसिडेंट सुनाता। वो यूं है कि हमारी जिंदगी में, हमारे हर एक की जिंदगी में, चाहे आप उसको याद रखें या ना रखें या बाद में आपको भूल जाएं, बट एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है। हमारे हर एक की जिंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है जहां से आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है और आप वो बनते हो जो आप इवेंचुअली बनते। वो डिफाइनिंग मोमेंट मेरी लाइफ में, यूनिवर्सिटी जो पुरानी यूनिवर्सिटी होती थी तब, यहाँ कैनाल रोड के पास कैंपस था हमारा। तो मैं कॉरिडोर में चल रहा था। मैं डिबेट्स में बहुत अच्छा था स्कूल टाइम से। लाइक स्कूल्स में भी मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी। यूनिवर्सिटी में 2 साल रहा मैं, दोनों बार मैंने नेशनल डिबेटिंग कंपटीशन में जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। सो आई वाज गुड एट डिबेट। और मेरे जो फ्रेंड्स थे या जो मेरे बैचमेट्स थे या जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे, वो मुझे सुनते थे। दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी इन दैट सेंस कि मैं उनके डिपार्टमेंट के लिए वो लॉरेंस लेके आता था। तो मैं वो कॉरिडोर में चल रहा था और एक लेडी थी हमारे यहाँ जो उस वक्त रिसर्च कर रही थी। मैं फर्स्ट ईयर में था पोस्ट ग्रेजुएशन में, और वो बाय दैट टाइम शी वाज ऑलरेडी रिसर्च स्कॉलर। वो इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रही, पीएचडी कर रही थी। उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा, रविंदर, तुम डिबेट बहुत अच्छी बोलते हो, तुम थिएटर करोगे? मैंने कहा, मैम मुझे नहीं मालूम थिएटर का, मैंने कभी किया नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं थिएटर होता है क्या। मैंने रामलीला देखी, वहां भदरवा में रामलीला होती थी, तो हम वो 9 दिन बैठ के देखते थे वहां पे कंबल ओढ़ के।
उन दिनों ठंड होती थी वहां पे, तो हम कंबल ओढ़ के जाते थे, रामलीला देखते थे। दैट वाज माय ओनली एक्सपोजर टू थिएटर। उससे कहा नहीं, तुम्हारी भाषा बड़ी शुद्ध है और तुम बोलते भी अच्छा हो, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते, हिंदी भी अच्छी बोलते हो, तुम कर पाओगे थिएटर। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं ट्राई करूंगा। उसने कहा अच्छा शाम को हम वहां लास्ट बोर्ड में लूथरा एकेडमी में, गांधीनगर लास्ट बोर्ड में लूथरा एकेडमी है, वहां पे हम रिहर्सल करते, वहां पे आ जाए। मैंने शाम को मेटाडोर पकड़ी, मैं लास्ट बोर्ड पहुंच गया। तो वहां पे उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा इसको पढ़ो, तो मैंने पढ़ लिया। उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा, चलो तुम। रस गंधर्व प्ले था, मुझे आज भी याद है, मणि मधुकर का लिखा हुआ रस गंधर्व प्ले था, और उसमें मुझे एक रोल दे दिया गया और मैंने वो रोल किया। और वहां से वो थिएटर की जर्नी मेरी शुरू हुई। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू थिएटर एंड इट वाज अ सुपर फ्लॉप प्ले। इतना उन दिनों यहाँ पे गुलाब भवन में प्लेस होते थे, अभी अभिनव थिएटर नहीं बना था, और गुलाब भवन में प्ले, और टीन की कुर्सियां होती थी, लोग वो टीन की कुर्सियां बजा बजा के इतना उन्होंने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया कि हमने फर्स्ट एक्ट के बाद सीधे थर्ड एक्ट शुरू, हमने सेकंड एक्ट स्किप भी कर दिया। मतलब इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। बट मेरे लिए वो ये हुआ कि मैं टिक गया थिएटर, और उसके बाद फिर मैं थिएटर में गया, तो फिर हो गया थिएटर गई। फिर मैंने बहुत सारे प्ले किए, कुछ डायरेक्ट भी किए, बहुत सारे एक्ट भी किए। एक केवल केवल शर्मा जी होते थे, उनके प्लेस में मैंने, घरौंदा उन्होंने प्ले किया, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस वो करते थे, अच्छे स्क्रिप्ट्स वो चूज करते थे, उनमें मैंने प्लेस किए। फिर अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया। फिर मैंने अपने भी डायरेक्ट किए, कांच के खिलौने, टेनेसी विलियम्स का प्ले है, द ग्लास मेनाजरी, उसका हिंदी रूपांतर वो मैंने डायरेक्ट किया था, उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का प्राइज भी मिला था। इसी तरह मतलब देन आई केप्ट ऑन विद थिएटर, और जहां जहां मौका मिलता था, जहां जहां कुछ होता था, तो आई वुड गो एंड एक्ट इन थिएटर। तो बड़ा पैशन होता था, मजेदार होता। घर की हम कुर्सियां उठा लेके जाते थे, घर से सोफा उठा लेके सेट पे लगा देते थे, घर से गालियां भी खाते थे, कभी वो टूट भी जाती थी चीजें। तो बट दैट वाज फन, वी रियली एंजॉयड, बड़ा मजा आता। क्या बात, थिएटर तो थिएटर है, और आपने बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी किया एज डायरेक्टर, एज एन एक्टर। तो हाँ, एक थिएटर ग्रुप है जो मुझे बहुत पसंद है, और जो फेस्टिवल जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, पंचपानी थिएटर फेस्टिवल, पाकिस्तान का, हाँ, अजूबा हाँ थिएटर जी, हाँ के जी, साथ। इलाहाबाद में। तो मैं चाहूंगी कि अगर उसके जुड़ी कोई सुनहरी याद हो, जो आपका अनुभव हो, मैं चाहूंगी आपसे हाँ, शेयर करें। हाँ, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। वो क्या है कि पंचबानी थिएटर फेस्टिवल होता है, वो मदीहा गौहर जी करती थी वहां पे ऑर्गेनाइज, अजोका थिएटर वहां पे है, वो ऑर्गेनाइज करते थे। वो पाकिस्तान के भी उसमें जो प्लेस होते थे वो भी उसमें दिखाते थे, और इंडिया से भी कुछ थिएटर ग्रुप्स को इनवाइट करते थे। जी उसमें अलग अलग थिएटर ग्रुप, मतलब अतार सानी जी भी मेरे ख्याल वहां गए हैं, एम के रैना भी गए हैं, अलग अलग लोग वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाते थे। तो जब वो यहाँ पे आए थे, एक्चुअली मदीहा अपने अजोका थिएटर ग्रुप को लेके यहाँ पे जम्मू आई थी। वो आई थी, बुल्ला उनका बड़ा एक सेलिब्रेटेड, बुल्ले शाह पे बहुत बहुत अच्छा प्ले है वो जी यहाँ पे करने के लिए आई थी। तो हमारी उनसे बातचीत हुई, मिलना मिलाना हुआ, 3-4 दिन वो यहाँ पे थे, तो हम उनके साथ घूमे वूमे, बहुत मतलब एक रेपो डेवलप हो गया। तो इवेंचुअली जब उन्होंने वहां पे वो थिएटर फेस्टिवल किया, तो उन्होंने वो, दीपक जी है हमारे, रंग युग उनका थिएटर ग्रुप है, तो उनका एक प्ले था आले। आले प्ले बिल्कुल, वेद बहुत राही जी खूबसूरत की प्ले है, कहानी है, बहुत खूबसूरत प्ले है वो, बहुत और वो खूबसूरत प्ले है। सोलो प्ले है। एक ही पर्सन जो है, सुषम शर्मा जी हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जी वो उस पर रोल करती थी, और अकेली वो स्टेज पे थी। मतलब 1.5-2 घंटे का प्ले था, और अकेली वो उस पे स्टेज पे थी, और अकेले उनने सारा रोल किया। वो प्ले लेके हम वहां पे गए, यहाँ और मैं वहां रोकना पे हम, चाहूंगी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। आले का मतलब, जो हमारे यहाँ के दर्शक हमें देख रहे हैं, आले का मतलब मैं चाहूंगी आप बताएं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पे बेस्ड ये प्ले है, इतना मुझे हाँ, पता है। तो मैं चाहूंगी आप आले का मतलब जरूर बताएं सबको, कि हाँ, मुझे तो पता है लेकिन आले आप होता है बिल्कुल आवाज बताएं। मारना। आले आले जी मीन्स आला मारना, मतलब किसी को बुलाना। हाँ बुलाना, मैं उसी आला मारे कर दिया, मतलब मैं उसको हाँ बुला रही। आले जी आले मारना होता है बुलाना।
तो वो एक अकेली बूढ़ी रह जाती है, बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, गोलियां चल रही है, लोग अपना गांव छोड़ के भाग गए हैं, उस बुढ़िया को वही अकेली छोड़ गए। उस बॉर्डर के एक छोटे से विलेज में वो अकेली बुढ़िया रह गई है, और बाकी सारे लोग, उसके घर वाले भी उसको छोड़ के भाग गए। अब ये कहाँ बर्डन को साथ ले जाएंगे, तो उसको छोड़ के चले जाते, और वो अकेली एक 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 घर में जाती है और उनको आवाज मारती है। जैसे वो सरपंच के घर में जाती है, फिर वो चौकीदार के घर में जाती है, फिर वो जो साहूकार है गांव का उसके घर में जाती है, फिर जो उसके जान पहचान के हैं उनके घर में जाती है, उनके साथ एक इमेजिनरी वार्तालाप करती है। वो सारा प्ले वही है। लाइक दिस इज अ बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही टचिंग प्ले है। अब इसकी मजेदार बात मैं आपको, जब हम वहां पे गए, आपको मालूम होगा कि 1947 में बहुत सारे जम्मू में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान। ज्यादातर वो सियालकोट में बसे, क्योंकि सियालकोट पास में था, और कुछ जी लोग लाहौर में भी। उनमें से बहुत से लोग वो हमारा प्ले देखने के लिए आए हुए। उनको उनको जब वो पढ़ा उन्होंने कि जम्मू से एक प्ले आ रहा है यहाँ पे, तो दे हैड कम टू वॉच दैट प्ले, और वो प्ले डोगरी में था, और डोगरी में हमने वो परफॉर्म किया था। और वो इतने इमोशनल हो गए, वो वर्चुअली वहां पे दे स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वहां पे वो डोगरी भाषा उनकी खत्म हो गई है, उन्होंने अब पंजाबी बोलना शुरू किया। वहां पे वो पूरे, चूंकि पंजाबी का गलबा है तो डोगरी भाषा आप नहीं बोल पाते, वो पंजाबी बोलते हैं। चूंकि अब डोगरी थोड़ी बहुत पंजाबी से मेल खाती है, और जो पंजाबी वाले थोड़ा डोगरी समझ लेते हैं, तो मगर वो डोगरी का जो फ्लेवर उन्होंने सुना उस प्ले में, वो इतने इमोशनल हो गए। फिर वो सारे, जब हम प्ले खत्म हुआ, फिर हम ऑडिटोरियम में आ गए, तो सारे हमें कहे नहीं आप हमारे घर चलो, नहीं आप हमारे घर चलो। मतलब इतने इनविटेशंस हमें आए वहां पे कि नहीं, हमारी माँ आपको देख के बड़ा खुश होगी, या हमारे फादर आपको देख के ही बी वेरी हैप्पी टू मीट यू, और वो आपसे डोगरी में बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और हम गए भी बहुत सारे घरों में, लाइक हम 3-4, वी वर देयर फॉर 4-5 days, और वी वेंट टू सो मेनी प्लेसेस, दे वर वेरी हैप्पी टू सी अस। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशंस जो है बहुत अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट देन द पीपल देयर, वो बहुत मैं आपको बड़ी मजेदार एक बात, लोगों के बारे में। एक बार मैं पाकिस्तान गया, मैं 3-4 बार पाकिस्तान गया हूँ। तो एक बार मैं इस्लामाबाद से, हम टेक्सला जा रहे थे, तक्षशिला जी जहाँ पे है टेक्सला, तो इस्लामाबाद से तो रास्ते में बहुत गर्मी थी, तो एक जगह एक किन्नू की रेडी बेच रहा था, किन्नू रेडी पे किन्नू बेच रहा था। तो मैंने उसको बोला ड्राइवर को, मेरे साथ ड्राइवर था, लेजा ऑफिसर था मेरे साथ, तो मैंने उसको बोला यार रोक ले जरा, किन्नू ले लेते हैं, दर्शन एक तो रास्ते पे खाते खाते चले। हमने रोक लिया। तो अब मैं गया, उतरा, मैंने कहा यार किन्नू एक अच्छे से मीठे से किन्नू दर्जन एक दे दो, तो हम रास्ते में खाते हुए जाएंगे। तो इन द मीन टाइम जो मेरे साथ लेजा ऑफिसर, मैं एक्चुअली बैंक की तरफ से गया था वहां पे, मैं रिजर्व बैंक में था, तो मेरे वहां पे जो वहां पे गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो इंडिया आए थे, और मैं उनके साथ लेजा ऑफिसर था। यहाँ पे जो गवर्नर, जो वहां का सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, उसके गवर्नर अब दिल्ली आए थे, तब मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो मैं उनके साथ लेजा ऑफिसर रहा था 10-12 दिन। वो इंडिया में थे, उनकी वाइफ भी यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला, मैंने वो उनकी वाइफ ने एक दिन, वो शॉपिंग करने जा रही थी, मैं उनके साथ जा रहा था, तो उन्होंने पूछा आप कॉल, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैम मुझे कौन वीजा देगा पाकिस्तान का, मेरा तो जान पहचान का कोई नहीं, कोई बात। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको वीजा दिलाऊंगी, ये कौन सी बड़ी बात है। उसके सगे भाई, जो उनकी वाइफ थी, गवर्नर की वाइफ, जो जिसके साथ मैं बात कर रहा था, उसका सगा भाई अजीज अहमद खान था, जो यहाँ पे हाई कमिश्नर पाकिस्तान के था। तो उन्होंने कहा मैं भाईजान को बोल देंगे आपका वीजा लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो जब वो वापस चले गए, मैंने कहा ठीक है मैं, अगर वीजा मिल जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। 5,000 रुपए टिकट थी दिल्ली से, रिटर्न टिकट थी 5,000 रुपए की, दिल्ली से लाहौर, PIA की। तो मैंने कहा तो एक दिन मुझे फोन आया पाकिस्तान हाई कमिश्नर का, कॉल आपका वो वीजा लग रहा है, पासपोर्ट ऑफिस आ जाएंगे पासपोर्ट लेके। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि मेरी गाड़ी का नंबर जो है वो JK का है। तो जब मैं पाकिस्तान के एम्बेसी के, पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने गाड़ी लगाऊंगा, तो कोई ना कोई वहां पे नोट कर लेगा, मेरा नंबर बोलेगी JNK का कौन बंदा आ गया। मैं नहीं, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने ऑफिस में कल पासपोर्ट लेके आ जाना, हम आपका कलेक्ट कर लेंगे और आपका वीजा लगा के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पासपोर्ट लेके नेक्स्ट डे ऑफिस आया, तो उन्होंने मुझे फोन किया,
वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हमारा ऑफिस था, आकाशवाणी भवन के बिल्कुल सामने, बिल्कुल रिजर्व सामने बैंक। अभी भी है। हाँ जी, अभी भी हाँ, है, वहीं आरबीआई। पे है। तो जी। उन्होंने मुझे नीचे पार्लियामेंट स्ट्रीट से फोन किया, उन्होंने कहा हम नीचे आपके गेट के सामने हो, तो मैं जाकर उनको पासपोर्ट दिया। शाम को 4 बजे वो पासपोर्ट में वीजा लगा के मुझे देख के, ना मैंने फीस भरी ना मैंने फॉर्म भरा। तो इस तरीके से वो हो गया। तो मैं गया वहां पे, तो अब कहनी ये है कि वो जो लेजन ऑफिसर था मेरे साथ, उसने उसको कहा रेडी वाले को जरा अच्छे से देना, किन्नू मीठे से, क्योंकि हमारे मेहमान है इंडिया से आए। क्या तो बात। अब ले लिया मैंने, किन्नू मीनू ले लिए। तो फिर मैं उसको पैसे देने लगा, तो कहते नहीं सर आपसे थोड़ी पैसे लेंगे, आप तो मेहमान। मैंने कहा नहीं यार तू क्या कर रहा है, तू रेडी में किन्नू बेच रहा है यार, तू क्यों, तूने मुफ्त थोड़ी लाया है, आपने भी तो पैसे दे के लाए होंगे। कहता नहीं सर उसने किसी हालत में लिए ही नहीं। फिर जो मेरा लेजर ऑफिसर था, मैंने कहा अच्छा मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तू इसको दे देना, मैं आपको बाद में दे दूंगा। उसने भी बहुत कोशिश की, उसने नहीं दी, ही डिडंट एक्सेप्ट एनी मनी। तो इसी तरह आप इसका रिवर्स ले। अब वो जब पाकिस्तान से वो मदिया और यहाँ पे आई थी, तो एक उनके बड़े अच्छे एक्टर हैं, टेलीविजन में भी वो एक्टर थे, वो उसमें प्ले में एक रोल कर रहे थे। उनने मुझे कहा, मेरे माँ बाप ना वहां जम्मू के थे, वो उन्होंने मुझे कहा था एक खट्टी का तालाब है यहाँ पे, वहां पे आप जरूर जाना, वहां पे मस्जिद है बहुत बड़ी, वो जरा घूम के आना, तो आप मुझे ले जाओगे। मैंने कहा हाँ ले जाऊंगा चलो। मैं गाड़ी में बिठाया उनको, मैं खट्टी का तालाब ले, शेदी चौक में गाड़ी खड़ी की, तो मैं अंदर ले गया उनको। तो सारे घुमा मैं। तो वहां पे एक छोटी सी गली में एक छोटी सी दुकान है, वहां पे उसने बादाम और अखरोट वगैरह बाहर रखे थे, लाला जी के। तो उसने कहा यार ये अखरोट और बादाम ले लेते हैं, थोड़े किलो किलो 2-2 किलो, तो घर ले जाऊंगा मैं यहाँ से सौगात। मैंने कहा नहीं, अब रघुनाथ बाजार में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहां पे, और मैं मेरे दोस्त भी उनसे ले लेंगे। कहता नहीं यार कहाँ जाना है वहां पे, यहीं से ले। चलो ले लिए जी, अब अखरोट ले रहे हैं और बादाम ले लिए, किलो एक बादाम ले लिए, या 2 किलो बादाम ले लिए, 2 किलो अखरोट ले लिए। तो अब वो चल, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अखरोट देना इसी साल के, नहीं तो वो कड़वे हो जाते हैं ना अखरोट पिछले साल। मैंने कहा वो अखरोट ताजे देना इनको जरा, ये पाकिस्तान से है, तो फल लेके जाएंगे। तो फिर ले लिया उन्होंने। अब मैं उनको पैसे, वो उनको पैसे दे रहे, वो पैसे नहीं ले। लाला जी, मैंने कहा लाला जी पैसे ले लो, ये आपने थोड़ी फ्री में लाया, आपका कौन सा आपने वहां पे कोई बाग लगा हुआ है जिसमें आपने काट के लाए हैं, आपने भी तो पैसे से कहीं से खरीदे हैं, थोड़ा कम लगा लो मगर पैसे तो ले लो ना जी। उन्हें कहना असि सारी उम्र कमाते रहने, मेहमान आए ने पाकिस्तान में, उनकी पैसे छो पर कोई पैसे क्या नहीं, असि बात। सारी उम्र कमा। तो इस क्या तरह के लोग बात। हैं, मतलब यहाँ पे भी और उधर भी, दोनों साइड से लोग बहुत अच्छे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज है हमारे, ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी हमारी वो एक वो अटक गई है हमारी एक फांस कहीं पे, वो जो निकल नहीं पा रही इतने सालों से। सही में। बट पीपल सही आर वेरी में। गुड। जी। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स ने ज्वाइन किया, मैं इनको वेलकम कहना चाहूंगी। सपना सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, मंजू वजीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक भूमिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर सरला मेहता थैंक यू मैम बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, अय्याज शारिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वो लिखते हैं कि रविंदर जी इज बेस्ट थिएटर क्रिटिक। जी। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं कि क्या आपने कभी कोई पंजाबी प्ले किया है, नहीं आपसे किया पूछ मैंने रहे हैं। पंजाबी, डोगरी प्ले मैंने बहुत की। बलजीत सिंह पंजाबी नैना जी नहीं हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल। आई एम वेरी प्राउड, मैंने उनकी फिल्म में काम किया बलजीत जी। उसमें भी हम आएंगे। सुचित्रा हाँ गुप्ता अभी जी हमारी बहुत बड़ी अदाकारा हैं, रेडियो टेलीविजन और सिनेमा से जुड़ी हुई, लिखती हैं कि जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो फिल्म गर्म हवा का एक मर्मस्पर्शी सीन याद आ गया, लिख रही हैं। अमरजीत हाँ अरोड़ा हाँ जी बहुत बहुत की। बहुत शुक्रिया। मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। मैंने मैंने एक बार आपको, मैं आपको मजेदार इस पे याद है, गर्म हवा पे मुझे याद जी। है। तो जी। मैंने सिद्धार्थ काक जी का इंटरव्यू किया था, मैं एक गुफ्तगू प्रोग्राम जी। करता था जी कश्मीर के लिए, जी। तो उसमें मैंने जी। सिद्धार्थ काक जी का इंटरव्यू किया। तो बात बात में कुछ ऐसी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरी वाइफ को जानते हैं। मैंने कहा मैंने उनकी फिल्म देखी गर्म हवा, और उसका एक डायलॉग मैं कभी भी नहीं भूल सकता, वो जिसमें वो कहती है, जिसमें वो कहता है कि उसने जहांगीर और नूरजहां का एक सीन वो बयान कर रहा है लड़का, वो कह रहा है जहांगीर ने नूरजहां को 2 कबूतर दिए और
एक कबूतर उसके हाथ से उड़ गया, और जहांगीर जब वापस आया तो उसने कहा वो दूसरा कबूतर कहाँ गया? उसने कहा वो तो उड़ गया। उसने कहा कैसे? उसने वो दूसरा भी छोड़ दिया और कहा ऐसे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया लड़की ने, वो कहती है दूसरा नहीं जाने दूंगी। इट वॉज एन अमेजिंग सीक्वेंस, बहुत अमेजिंग। कहता हाँ हाँ शबीर वही गीता, गीता सिद्धार्थ उनका, उनकी वाइफ का जी नाम जी है, जी वो जी बहुत अच्छी जी है जी। जी। शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या दीपक बात है, नायडू शुरू साहब, का आदाब आदाब। दीपक नायडू सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अमेजिंग सिंगर हैं ये। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिस बॉयलेंड साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विनीता ठाकुर जी बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिपिम उत्सल जी एक बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं क्या लद्दाख बात से, है, जो बहुत हमारे अमेजिंग। साथ जुड़े हैं जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लद्दाख में बहुत बड़ा रंग, बहुत अच्छी तरह से रंग कर्म कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह नागेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब अय्यार साहब ने लिखा कि आप बहुत बड़े थिएटर क्रिटिक हैं, तो यहाँ मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, ऐसे कल्चरल क्रिटिक जो आपने सफर शुरू किया उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप वो सफर, वो वाला सफर भी हमसे साझा कीजिए, अपने अनुभव हमसे हाँ, साझा करें जी। वो हुआ यूं कि मैं जब थिएटर, आपको मालूम है आप थिएटर करती रही और कर रही हैं, तो आपको मालूम है थिएटर बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक मतलब चीज है, जिसमें आपको रिहर्सल्स के लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस के लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपको बहुत सारा टाइम आपके पास होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरी जॉब ऐसी थी कि एक टाइम आया कि जब वहां पे मैं इतना टाइम जितना थिएटर को दिया जाना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं थिएटर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, थिएटर भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं। तो इस दौरान में एक जो मेरे दिमाग में आइडिया ये आया कि मैं क्यों ना थिएटर के बारे में लिखूं। ये मेरे दिल में हमेशा खटकता रहता था कि हम इतनी मेहनत करके एक प्ले करते हैं, उसके बाद हमारे बारे में लिखता ही कोई नहीं है। जम्मू में तब कोई थिएटर क्रिटिसिज्म का रिवाज नहीं था जब मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने और भी लिखा है, 4-5 नाम तो मैं गिना ही सकता हूँ जिनने थिएटर के बारे में रेगुलरली लिखना शुरू किया। But at that point of time when I started writing about theater, there was nobody writing about it. और कोई लिखता भी था वो संडे मैगजीन में कोई हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद कोई एक आर्टिकल लिख देता था, बट वो रेगुलर थिएटर क्रिटिसिज्म का रिवाज नहीं था। और मैं जब थिएटर करता था तो मुझे सुबह उठ के अखबार देखता था किसी ने कुछ लिखा है क्या, एक मतलब एक वो होती थी दिल में इच्छा कि कोई लिखे, लाइक आई कुड रीड समथिंग अबाउट द प्ले। तो मैंने कहा चलो अगर किसी ने नहीं लिखा तो मैं अब ये शुरू करता हूँ। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट थिएटर। और मेरा वो एक जिद थी कि जिस दिन प्ले होगा उसी दिन रात को मैं लिखूंगा ताकि वो रिव्यू दूसरे दिन सुबह छपे, जो मैं चाहता था अपने टाइम। तो मैं रात को 9 बजे प्ले देख के जाता था डेली एक्सेलसियर। वहां से, वो मेरे घर से बहुत दूर था, वहां स्कूटर पे मैं जाता था। और इन द मीन टाइम उन दिनों वो डिजिटल कैमरास का जमाना नहीं था, और ये प्रिंटिंग का भी जो पुराना सेटअप था, वो हिंसे लगाते थे ना वो पुराने वो सिस्टम। तो मैं हाथ से लिखता था। अब देखिए आप प्रोसेस क्या, मैं जाके एक रिव्यू लिखता था हाथ से, 6-7 पेज मैंने लिख दिए, फिर वहां पे एक टाइपिस्ट साहब बैठे थे, फिर वो उसको टाइप करते, फिर मैं उसकी गलतियां निकालता था। वो टेबल को, तबला को टेबल कर देते थे, इस तरह की मतलब बहुत सारी गलतियां। तो वो उसकी गलतियां ठीक करके फिर मैं उसको कंपोजिटर को देता, फिर वो उसके हिंसे लगा, फिर वो उसका एक रफ प्रिंट निकाल के मुझे देता, फिर मैं उसके करेक्शंस करता, फिर वो करेक्शंस लगाते थे, फिर एक प्रिंट देते थे, फिर उसमें एक आध गलती जो होती तो वो भी मैं ठीक करके फिर वो प्रिंट के लिए जाता था। इस सारे प्रोसेस में 12-1 बज जाता। इन द मीन टाइम चूंकि वो डिजिटल कैमरास भी नहीं थे, वो फिल्म कैमरा होते थे, डार्क रूम में जाके डेवलप करने होते थे।
तो अशोक सोडी जी थे, वो खुद भी थिएटर में बड़े पैशनेट थे, वो खुद भी थिएटर करते थे और एक्सेलसर में कैमरामैन थे। और वो इन द मीन टाइम वो डार्क रूम में जाके वो फिल्म के नेगेटिव्स निकालते थे, फिर उनमें से कॉन्टैक्ट प्रिंट 4-5 निकाल के फिर मुझे दिखाते थे, फिर मैं उनमें से एक सिलेक्ट करता था, फिर उसका वो ब्लो अप निकालते थे। और इवेंचुअली वो सारे जितने भी वो जो टेक्निकल टीम होती थी, वो मुझे कहते कौन साहब लिखो यार, देर हो गई यार, सारा पेपर छप गया, सारा पेपर बन गया, सिर्फ थोड़े वास्ते जगह। तो वो अल्टीमेटली इवेंचुअली मतलब 1 बज जाता था, इनवेरिएबली 1 बज जाता। और जब थिएटर फेस्टिवल होता था तो चूंकि 10-12 दिन का थिएटर फेस्टिवल होता है तो 10-12 दिन मुझे रोज 1 बज जाता, मगर जिद ये थी कि उसी दिन लिखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे आराम से लिख सकता था, तीसरे दिन छप जाता। नहीं, मैं कहता नहीं, आज ही रात को लिखता, कल सुबह छपना चाहिए। सो दैट वे आई कंटिन्यूड राइटिंग। मगर कोई भी जो चीज आप पैशन से करो ना, मेरा जिंदगी में ये मानना है, आप बिना किसी लालच के और बिना किसी किसी मतलब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के अगर आप कोई भी काम करो, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, कोई ना कोई उसको रिकॉग्नाइज करता है, somebody टेक्स नोटिस ऑफ इट। और जो मैं इवेंचुअली जब फिर बाद में सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया यहाँ पे, फिर वो इंटरनेट पे हमारा वेब एडिशन जो हमारा था पेपर का, वो उसमें जाने लगा, फिर लोग उसको पढ़ने लगे। कहीं किसी ने मेरा थिएटर रिव्यू भी देख लिया होगा, किसी ने गूगल किया होगा थिएटर रिव्यू, उसने देख लिया होगा मेरा। तो somebody invited me from International Association of Theatre Critics। वो थिएटर क्रिटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके दुनिया के हर ऑलमोस्ट हर मुल्क में जिसकी सेक्शंस हैं, इंडिया सेक्शन भी है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आप हमारे मेंबर बन जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बन जाता हूँ। तो मैं उसका मेंबर बन गया। देन दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी टू डिफरेंट प्लेसेस, जहां जहां थिएटर के बारे में सेमिनार्स होते थे, जहां जहां थिएटर फेस्टिवल्स होते थे, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो चाइना में हो, रशिया में हो, दुनिया यूरोप के अलग अलग मुल्कों में, लाइक ग्रीस में गया हूँ, रोम में गया हूँ, पोलैंड में गया हूँ, अर्मेनिया में गया हूँ, बल्गेरिया में गया हूँ। मतलब जहां जहां वो कुछ होता था तो दे वुड इनवाइट मी, और मैं वहां पर जाके अपनी प्रेजेंटेशंस भी करता था, वहां पे उनके फेस्टिवल्स भी देखता था, उस पर अपनी ओपिनियन भी देता था। कई जगह मैं जूरी में भी रहा। सो वो दैट वाज अ रिवॉर्ड for doing what I was doing when I was writing plays, without any expectation and without any expectation from for any return या अनकंडीशनली जो आप लिखते रहे हैं। unconditionally, ऐसे ही पैशन के लिए। जी, पैशन बहुत ज़रूरी है, कुछ भी आप करो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पैशन होना। अर्चना प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश कौर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आधे अधूरे का लॉन्गेस्ट रिव्यू लिखने के लिए आपका उसमें नाम दर्ज हुआ है, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बात करें। वो क्या हुआ, एक बड़ा मजेदार किस्सा है ये। जी, दीपक जी का प्ले था आधे अधूरे। आधे अधूरे मुझे जाती जी, तौर पे बहुत पसंद है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट प्ले। वो बहुत ही अच्छा प्ले है, और हिंदी के जो बेहतरीन प्लेज लिखे गए हैं, मोहन राकेश जी ने ऑलमोस्ट 3 तो उन्होंने ही लिखे, जी, 4, तो उनमें से भी वो सबसे अच्छा प्ले है। मुझे बहुत पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद। तो जब दीपक कुमार जी रंगयुग के डायरेक्टर हैं और उन्होंने रंगयुग की तरफ से वो प्ले करना था, तो मैंने उनको बोला मैं इसका रिव्यू लिखूंगा, प्रीव्यू लिखूंगा, सॉरी। तो मैंने प्रीव्यू लिख रहा था, जिसमें मैंने आधे अधूरे का भारतीय नाटक साहित्य जो है उसमें क्या स्थान है, व्हाट इज इट्स प्लेस इन इंडियन थिएटर हिस्ट्री। तो मैंने वो लिखना था प्रीव्यू में, और बाद में जब वो प्ले होता फिर मैंने उसका रिव्यू लिखा। तो मैंने वो प्रीव्यू लिख दिया और दे दिया छापने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा कोई हादसा हो गया या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई, उधर पेपर में स्पेस नहीं, तो वो प्रीव्यू छपा ही नहीं। जब वो प्रीव्यू नहीं छपा, और बहुत बड़ा था वो प्रीव्यू, 4-5 पेज का मैंने लिखा था, मतलब 4-5 हजार वर्ड्स हो गए, तो वो छपा ही नहीं। फिर इन द मीन टाइम वो प्ले हो गया, अब मुझे उसका रिव्यू भी लिखना है। अब मैंने वो ही वॉज वेरी, मैंने आपको बोला ना, वो रवित्रा जी वॉज वेरी इंडल्जेंट टुवर्ड्स मी, वो मेरे से बहुत प्यार, उनको अच्छा लगता था।
जब मैं लिखता था तो ही वुड लव इट। बल्कि मेरा बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करने भी जाते थे, ये जी बड़ा क्रिटिसाइज करता है इसको, तो वो कहते नहीं उनको पता है थिएटर के बारे में, इसलिए मैं उनको नहीं कह सकता कि ये मत लिखो। सो वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैंने इतना मेहनत करके इसका प्रीव्यू लिखा था, अब उसका रिव्यू भी लिखा, तो वो प्रीव्यू तो चला गया ना, अब तो मैं रिव्यू लिख रहा हूँ। तो कहता दोनों इकट्ठे छाप। वो ऑलमोस्ट पूरा पेज जो है अखबार का, 1 फुल पेज 8 कॉलम्स, वो थोड़ी सी नीचे से जगह बची थी, बाकी वो सारा पूरा का पूरा पेज ही आधे अधूरे से छाप दिया वो। और हमारे पेपर वैसे कोई लड़का था, वो बड़ा एक्टिव था, वो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह देखता, उसने वो रिव्यू उठा के उनको भेज दिया, पूरा पेज की कटिंग ही पूरी उनको भेज दी, अखबार वालों को भेज दी। उन्होंने कहा जी ये लॉन्गेस्ट रिव्यू, इससे बड़ा इससे लंबा रिव्यू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा पेज कौन लगाएगा अखबार में, एक न्यूज़पेपर का पूरा 8 कॉलम का पेज जो है वो पूरा रिव्यू है। तो उन्होंने वो उसमें छाप दिया वो। इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस, मतलब कोई जानबूझ के नहीं लिखा था मैंने कि मैंने इतना लंबा लिख रहा है, उसको इतना लंबा लिखने की कोई तुक भी नहीं है, बट इट वाज अ प्रीव्यू एंड रिव्यू कंबाइंड, मतलब रोल्ड इनटू वन, तो इसलिए वो इतना बड़ा हो गया। जी, ये ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ कि जो आपका पैशन होता है, जो डेडिकेशन होता है, जैसे आपने अभी कहा कि आपको कहीं न कहीं पे करता है, जब आप अनकंडीशनली काम करते हो, कोई भी काम आप अनकंडीशनली जब करो, तो आपको वो काम सूनर और लेटर आपको पे ज़रूर करता है, किसी न किसी फॉर्म में। ये बहुत बड़ी बात है, खासतौर पे यंग जनरेशन अगर इस बात को समझे, यंग परफॉर्मर्स इस बात को समझे, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है इसको समझना। मैं अब टेलीविज़न के आपके सफर की तरफ आती हूँ। आपकी एक फिल्म रेडियो, डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी नहीं रेडियो में बात नहीं पहले होगी रेडियो, पहले मेरा सफर ऐसे हुआ, पहले नहीं थिएटर, फिर नहीं रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर फिल्म। आपने तो मेरे दिल की बात की क्योंकि आकाशवाणी तो मैं तो आकाशवाणी से ही जुड़ी हुई हूँ तो आकाशवाणी तो मेरा बहुत अपना है तो ये बहुत खूबसूरत आपने कहा कि पहले रेडियो और मुझे बहुत खुशी हुई मिल सुनकर कि पहले रेडियो बिल्कुल पहले आकाशवाणी की बात करते हैं हम जी आकाशवाणी बहुत कुछ सिखाता है जो आपका आकाशवाणी का जो अनुभव रहा है मैं जरूर चाहूंगी कि आप उसको हमसे शेयर करें। वो क्या हुआ कि यहाँ पे युवानी सर्विस एक होती थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ ज्वाइन किया मैंने, और मैं बोलता था यूनिवर्सिटी में डिबेट वगैरह, तो किसी ने मुझे कहा भाई वहां पे युवानी सर्विस है, वहां पे जाओ, तो आप वहां पे, आपकी आवाज भी अच्छी है और आपका वो लहजा भी क्लियर है, डिक्शन भी अच्छा है, तो आप ठीक हो जाएगा। तो मैं वहां पे गया, कोई पैक्स थे वहां पे बैठे हुए, तो मैंने उनको कहा जी मैं इस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम देना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा। उन्होंने कहा एक ऑडिशन होता है, वो ऑडिशन दे दो। मैंने कहा जी तो मैंने ऑडिशन दे दिया। तो उन्होंने मुझे, एक महफिल प्रोग्राम होता था उन दिनों, वो 3 दिन कंटिन्यूअसली एक आदमी को देते थे। 1 घंटे का प्रोग्राम होता था, उसमें आप बातचीत भी करो, कुछ शेर शायरी भी करो, कुछ एनेक्डोट भी सुनाओ और अपने पसंद के गाने भी। लाइक ये उसमें, ये उसका फॉर्मेट था इस प्रोग्राम का। तो मुझे उन्होंने 3 दिन का वो दे दिया। मैंने आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सहेज के रखा हुआ है, मेरे रिकॉर्ड में है वो। 15 रुपए पर डे के हिसाब से 45 रुपीज, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम। मतलब मेरा 25 रुपए पॉकेट मनी थी, तो 45 रुपए तो बहुत ज्यादा होगा। तो 15 रुपए पर डे के हिसाब से 45 रुपीज मुझे 3 दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो जो मैं महफिल प्रोग्राम मैंने प्रेजेंट किया, तो वहां पे जो नेक्स्ट डे वहां पे वो रेडियो बैग प्रथा होती थी उन दिनों, पता नहीं आप भी है, तो नेक्स्ट डे वो मीटिंग में डिस्कस मॉर्निंग होता है मीटिंग होती, मॉर्निंग मीटिंग, तो उसमें वो श्योर अभी डिस्कस भी हुआ। है तो मैं ये कहा अभी किसी, भी है हाँ ये अभी भी अभी होता भी है है वो बात। अभी भी है आपके एक दिन के सारे प्रोग्राम की शीट्स पढ़ी जाती है और डिस्कस होता है हाँ, ड्यूटी ऑफिसर्स की रिपोर्ट के साथ। तो वहां पे जो उन दिनों एएसडी हुआ करते थे, वो बाद में अनफॉर्चुनेटली उनको मार दिया गया कश्मीर में, लस्कौल जी। लस्कौल जी यहाँ पे एएसडी हुआ करते थे उन दिनों रेडियो में। तो उन्होंने वो मीटिंग में बोला, यार वो कौन लड़का था वो जो कल शाम को महफिल प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा था, अच्छे उसने शेर वगैरह अच्छे बोल रहा था, उसकी आवाज भी अच्छी है, उसका लहजा भी साफ है, तो उसको बुलाओ जरा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया वो पे। उन्होंने कहा यार तुम अच्छे आवाज है तुम्हारी, तुम कैजुअल अनाउंसर के लिए क्यों नहीं यहाँ पे। मैंने कहा जी मैं जॉब करता हूँ ना बैंक में। तो उन्होंने कहा तुम कैजुअल अनाउंसर का वो दे दो, ऑडिशन दे दो। तो मैं जाके कैजुअल अनाउंसर का ऑडिशन दे दिया।
उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो फिर मुझे वो प्रोग्राम तब वो 1 महीने में 6 बुकिंग्स देते थे मैक्सिमम, लाइक वो क्लोज बुकिंग का कुछ चक्कर होता था रेडियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू वुड गेट ओनली 6 बुकिंग्स इन अ मंथ। तो वो 6 बुकिंग में शाम की हमेशा ट्रांसमिशन लेता था, क्योंकि वो मुझे सूट करता था। 5 बजे मेरी छुट्टी होती थी और 6 बजे वहां ट्रांसमिशन शुरू करना होता। तो 5 बजे वो गाड़ी आती थी मुझे लेने के लिए, 5:30 पे वहां पहुंच जाता था। तो मैं तैयारी करके टेप वेप उठा के, रिकॉर्ड वगैरह उठा के, तो मैं बैठ जाता था। और मैं 11:10 तक वो, मतलब 5:58 पे वो ट्रांसमिशन शुरू होता था और 11:10 पे खत्म होता था। तो जब मैं उधर से जय हिंद करता था तो मेरी मदर वो खाना लगाना घर में शुरू कर देती थी, भाई वो अभी आ रहा होगा। तो वो भी 10-12 साल मैंने वो किया रेडियो। तब मुझे नहीं मालूम, आज तो उनको, मतलब जो प्राइवेट रेडियो चैनल्स आए आज उनको रेडियो जॉकी बोलते हैं, मगर हम उस वक्त अनाउंसर ही बोलते थे हमें। तो वो बहुत अच्छा एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे आप बहुत सीखते थे, इन द सेंस। एक मिनट, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ रविंदर जी, था नहीं, आकाशवाणी है अभी भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं चूंकि अभी भी वो इतना स्टैंडर्ड है, बहुत कुछ सीखे, हाँ बहुत है, हम लोगों ने बहुत सीखा है आकाशवाणी से जी। तो वो अभी उधर क्या था कि जैसे जिस भाषा का प्रोग्राम आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, जैसे कोई टॉक है इंग्लिश में तो आप उसकी अनाउंसमेंट इंग्लिश में करो। अगर डोगरी का प्रोग्राम आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसकी डोगरी में अनाउंसमेंट करो। उर्दू का प्रोग्राम है तो उर्दू में करो, हिंदी का प्रोग्राम है तो हिंदी में। तो जम्मू में रह के आपको इन चारों भाषाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी अच्छी होनी चाहिए थी, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए थी, उर्दू अच्छी होनी चाहिए थी और डोगरी अच्छी होनी चाहिए। डोगरी में चूंकि इसी जम्मू प्रोविंस में ही मैं रहा था तो डोगरी में अपने दोस्तों यारों के साथ डोगरी बोलता था। बट माय प्रॉब्लम वाज कि वो डोगरी वो मिक्स डोगरी होती थी, इस तरह की, मतलब पंजाबी के वर्ड्स भी बीच में बोल दिए, इस तरह जैसे लड़के आपस में बातें करते हैं उसमें, इसलिए वो प्योर डोगरी नहीं थी। पर किसी ने मुझे कहा भाई अगर तुमने अच्छी डोगरी बोलनी है तो तुम किसी अच्छे यहाँ के जो डोगरी बोलने वाले हैं, किसी राइटर से या किसी उससे जाके, थिएटर का कोई बंदा हो, तो उनने मुझे कहा मोहन सिंह से जाके। मोहन सिंह जी यहाँ पे थिएटर करते थे, डुगर मंच उनका थिएटर ग्रुप था, तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मेरे से बातचीत की, नहीं तुम तो बोल लेते हो डोगरी, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी जहां पे कमी है वो मैं ठीक करूंगा। तो मैं उनके साथ, मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन कर, और हमने वो स्ट्रीट प्लेस करते थे, वो प्रोसीडियम प्लेस भी करते थे, मगर स्ट्रीट प्लेस बहुत ज्यादा करते थे। और गाँव गाँव जाके हम प्ले, बिल्कुल जी, लगभग 500 गाँव में हमने प्लेस किया, 500 विलेजेस। उसमें ज्यादातर लोग बच्चे होते थे जो पढ़ते थे, 2-3 लोग हम नौकरी पेशा थे, मैं था, मोहन सिंह जी थे, या 1-2 और लोग थे जो जॉब करते थे। हम जेब से 10-10, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए निकाल के और मैटाडोर ही करते थे। तो मैटाडोर में हम सैटरडे को जैसे जाते थे, सैटरडे को हम वहां किसी गांव में गए, वहां पे एक लोकल होस्ट होता था जो हमारे लिए राजमा चावल या दाल चावल रात को बना के रखता था। वहां पे वो प्ले करते थे रात को, और वहां पे रात को खाते थे, फिर सो जाते थे वहीं पे। दूसरे दिन सुबह हम घर आते, लाइक दिस कंटिन्यूड फॉर 5 years। और उसमें खास बात ये थी, डोगरी में सारे प्ले होते थे, और वो प्लेस जो होते थे वो लोगों की आम जिंदगी को लेकर जो इश्यूज थे उनपे बेस्ड थे। मोहन सिंह जी खुद लिखते थे और खुद डायरेक्ट करते थे, बहुत अच्छे प्लेस लिखते थे, वो अभी भी लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, तो उनके प्लेस हम वहां पे परफॉर्म करते थे, तो लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका पड़ता था। और लोग हमें बार बार, एक गांव में अगर हम प्ले करते थे तो एडजॉइनिंग गांव के लोग जो हमें देखते आते थे वहां पे, वो कहते थे साढ़े घर तुझसे कर, साढ़े ग्राम ही आना तुझे आओ जी उधर भी आओ। मतलब वो हमें इन्विटेशन दे दे के इसी तरह हम एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव, लगभग 500 गांव में हम गए। अच्छा, उनमें एक और जो खासियत थी जो आप वो मैं बताना चाहता हूँ, वो जो उनके प्लेस थे वो डुग्गर की जो फोक फॉर्म्स है उनपे वो बेस, जो फोक थिएटर की फॉर्म्स है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है दुनिया में कि डुग्गर में भी फोक थिएटर की फॉर्म्स हैं, लाइक एक जागरणा फॉर्म है। इट्स नॉट एग्जैक्टली
जागरना मैं आपको बताता हूँ क्या व्हाट प्रिसाइजली जागरना। हमारे यहाँ क्या होता था, जब बारात जाती थी, लड़के के घर से बारात जाती थी, तो जो लेडीज थी वो बारात में साथ नहीं जाती, वो घर में रहती थी पीछे। जो जेंट्स थे वो बारात में जाते थे। वो जब बारात निकल गई, अब वो बारात चली गई, अब लेडीज हैं घर में बची। वो क्या करती थी, वो लेडीज में वो आपस में डांस करती थी, जिसको वो जागरना बोलते थे, या उसको तमचड़ा भी बोलते थे। उसमें बहुत थोड़ा बहुत वल्गर भी, मतलब वो काफी एलिमेंट होता था। एक लड़की जो है वो पूछे पूछे लगा के नकली वो लड़का बन जाती थी, और एक हाँ, अलग अलग सॉन्ग और उसमें उसमें इट वाज नॉट, मतलब द मेन वर नॉट अलाउड टू वॉच दैट परफॉर्मेंस। वो मर्द नहीं देख सकते थे, वो सिर्फ औरतें आपस में करती। उसमें माँ बेटी बहुएं सारी, मतलब वो चाचियां ताई जितनी भी वो रिश्तेदार होती थी लेडीज, वो सारी आपस में मिलकर वो करती। तो उसका एक बड़ा रिदम होता था, वो गाने भी गाती थी, ए बाबे आए जतीस, ये बाबे आए जतीस, वो इस तरह का वो उसमें वो गाना, वो पूरा राइम में होता था, मतलब पूरा प्ले राइम में था। तो उन्होंने वो बावे प्ले किए लिखा था मोहन सिंह जी ने। वो इतना पॉपुलर हुआ, और पूरे डुंगर में जितना भी रूरल एरिया है, रूरल बेल्ट है, आज भी लोग वो लाइन गाते हैं। उसमें हमने वो 2 बावे बनाए थे जो गांव में जाके भोले भाले लोगों को ठगते। वो उसको बोलते वशीकरण एक मंत्र देगा, नाक ते कंडे एक जंतर देगा, तू ही बड़ा है कष्ट देवी। मतलब वो औरतों को, मतलब तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कष्ट निवारण कर दूंगा, इस तरह का वो, जैसे वो ढोंगी बाबा होते हैं ना, तो उन पे वो थे। बल्कि एक जगह हम गांव में गए वो प्ले करने के लिए, और वहां पे बाबा जी रहते थे। सो ही स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग टू आवर परफॉर्मेंस व्हेन ही सॉ थ्रू आवर थीम। तो उसने ऑब्जेक्ट कर रहे, ये क्या आप कर रहे हो, गलत करते हो। तो गांव वाले उसको पड़ गए, मैं कहा बाबा जी चुप हो जाओ, अभी आप इनको ड्रामा करते हो, उसके बाद आपकी खबर लेते हो। मतलब इस तरह का इम्पैक्ट होता था लोगों पे। सो इट वाज वेरी, एक हरण होता है वहां पर हमारा, एक होता है, हाँ फोक फॉर्म है, होता हरण है, हमारी, हरन है, टड है, पकता हाँ। है। तो इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स है जिनको अगर डेवलप किया जाए, लाइक जैसे हम उनको प्रॉपरली, एक कोई उनको जिस तरह कश्मीर व भांडपत्थर को प्रमोशन मिला, उनको वो स्पेस मिली कि जहां पे वो अपने परफॉर्मेंसेस कर सके। बहुत से लोगों ने उसके बारे में लिखा, बहुत से लोगों ने, हमारे जो मॉडर्न थिएटर डायरेक्टर्स है उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, तो उसको एक पूरी फॉर्म दी, एक शेप दिया। उसी तरह अगर यहाँ की जो हमारी थिएटर फॉर्म्स हैं या फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स की फॉर्म्स है, उनको अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए, प्रॉपरली उनको प्रमोट किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी फॉर्म्स है। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नेवर, इट नेवर हैपेंड। जी, सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी नाटकों से भी जुड़ी हैं, और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कलाकार हैं। वो लिखती हैं, रेडियो के बिना गत नहीं, तलफ्फुज और मॉड्यूलेशन और आवाज की खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सही लिखा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। क्योंकि इतना इतना जोर होता था वहां पे, आपके तलफ्फुज पे, आपके डिक्शन पे, आप कैसे प्रोनाउंस करते हो किसी वर्ड को, उर्दू के वर्ड्स को कैसे आप प्रोनाउंस करते हो, या हिंदी कैसे बोलते हो, या जो डोगरी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो कैसे बोलते हो। अगर मेरी भाषा मतलब शुद्ध हुई है थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं दुनिया में, मैं भी नहीं हूंगा, मेरे में भी बहुत हजार कमियां होंगी, मगर अगर थोड़ी बहुत मैं ठीक उर्दू, ठीक हिंदी, ठीक डोगरी, ठीक अंग्रेजी बोल पाता हूँ, तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो रेडियो को। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तब और रेडियो का डिसिप्लिन मतलब सिखाता है। आकाशवाणी। हाँ, डिसिप्लिन सिखाता है रेडियो आपको, हाँ डिसिप्लिन बिल्कुल। बहुत सिखाता है, पंक्चुअलिटी और सिखा टाइम, देता है। आप एक सेकंड, टाइम, पंक्चुअलिटी एंड टाइम, आप एक आप देखो सेकंड भी ना, लेट नहीं हो सकते। जो 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 ट्रांसमिशन 5:58 पे शुरू होना है, वो 5:58 पे ही शुरू, हाँ, वो बिल्कुल। उसके 5 सेकंड बाद नहीं हो सकता।
और सेकेंडली मुझे एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट याद आते हैं। इंसिडेंट तो बहुत होते थे। लाइक हम अंदर टेप्स होते थे, तब ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना नहीं था, तो वो स्पूल्स होते थे, वो स्पूल्स चला के आप उनको ट्यूब करके आप लगा देते थे, फिर बटन दबाते थे, वो कोई टॉक होती थी, कोई गाने होते थे, कुछ होते थे, वो चलते। तो 20 दफा, क्योंकि वॉर्न आउट टेप्स भी होती थी, तो 20 कई दफा वो टूट जाती थी, बीच में टूट जाती थी। मगर हम हम ट्रेंड होते थे, हम एकदम उसको रोल करके फिर से उसको ऑन कर देते थे। मतलब इट वुड टेक अस 5 to 6 7 सेकेंड्स, मतलब 5-7 सेकेंड उसमें टोटल उस प्रोसेस में लगते थे। मगर वो सांस रुक जाता था 5 सेकेंड। उस वक्त पता लगता था कि 1 सेकेंड कितना लंबा होता है। मतलब जितने सेकेंड लगते थे उसको, वो समय, मतलब उसने कहा था ना, ये रिलेटिव है। ये आइंस्टाइन ने कहा था, रिलेटिविटी की थ्योरी जब आइंस्टाइन ने प्रोपाउंड की थी, तो उसने कहा टाइम इज ए रिलेटिव थी। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बैठे हो तो घंटों गुजर जाएंगे, तो आपको टाइम का पता नहीं लगता। और अगर आप एक गर्म तवे पे बैठे हो तो आपको 1 सेकेंड का पता लगता है कि वो कितना लंबा है। सो टाइम इज ए रिलेटिव। वेरी ट्रू। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ जनक खजुरिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े नाम है जिनके से थिएटर की बात करें या हम लोग किसी भी थिएटर से परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, डोगरी की बात करें, तो हमारे साथ जुड़े हैं जनक खजुरिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका गौड़ हमारे साथ जुड़ी है, रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरशाद मासूम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात कर सकते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्रीज की। आपने टेलीविजन में भी बहुत काम किया है और आपकी एक डॉक्यूमेंट्री श्राइन एंड पिलग्रिमेज ऑफ कश्मीर जो इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल्स में शोकेस हुई है, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप अपना अनुभव शेयर करें हमसे। टेलीविजन में जब एक अपॉर्चुनिटी खुली, टेलीविजन में जब टेलीविजन को प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए खोला गया, सबसे पहले जलंधर दूरदर्शन के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, कुछ डोगरी के गाने बनाए, कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई। उसके बाद फिर हमने सीरियल्स बनाए, फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई बहुत सारे। एक हमने चिनाब, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी JNK टूरिज्म के लिए। और इस तरह से हम बहुत काम करते थे। वो श्राइन्स एंड पिलग्रिमेजेस की जो डॉक्यूमेंट्री थी, वो हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लिए बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उसमें जो कश्मीर की जितनी भी श्राइन्स और पिलग्रिमेजेस हैं, जो मतलब बहुत इतनी ज्यादा हैं कि आप सभी तो नहीं कवर कर सकते, मगर जो मेजर थी वो उसमें हमने कवर की थी। जैसे अमरनाथ हमने कवर किया था, जैसे हमने खीर भवानी कवर किया था, जैसे हमने जामा मस्जिद कवर की थी उसमें, या हमने ये अपना खानकाई मोहल्ला जो वहां पे श्रीनगर में है, वो हमने शाह हमदान का वो जो वहां पे श्राइन है वो हमने कवर की। मतलब इस तरह की जितनी भी मेजर श्राइन्स है, वहां मखदूम साहब ने कवर किया था वहां पे। तो उसमें एक फोकस था हमारा। हम फोकस ये रखना चाहते थे कि जितनी भी श्राइन्स और मतलब हम जो कश्मीर का जो एक इथॉस है, एक जो कॉमन कल्चरल इथॉस है कॉमन, उसको हम प्रोजेक्ट करना चाहते थे। कि हमारा बेसिक इनहेरेंट आइडिया ये था कि उस कॉमन इस एक कॉम्पोजिट कल्चरल इथॉस को हम प्रोजेक्ट करें जो कश्मीर की एक रिवायत रही है। और वो जब वो यहाँ पे इंटरनेशनल एक वो फिल्म्स डिवीजन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया था, उसमें हमने वो भेजी थी। तो उसमें उन्होंने वो सिलेक्ट कर ली, उनको वो पसंद आई, उन्होंने उसको अवार्ड भी दिया। और देन उन्होंने उसको बहुत सारे फिर सर्किट्स पे उसको चलाया, बाहर भी उसको दिखाया, इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे उसको शोकेस किया। तो इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। जी जी, आप मेंबर रहे इंटरनेशनल थिएटर, जो आपने अभी बात करी थी, तो आपने वर्ल्ड थिएटर की अगर हम बात करें तो आप इंडियन थिएटर को आज कहाँ देखते हैं वर्ल्ड थिएटर के सामने, अगर बात की जाए?
क्या कहेंगे? एक बहुत ऑनेस्टी से मैं चाहूंगी आप बताएं, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ है और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपने विटनेस किया है उन सभी चीजों को, तो आप हमें जरूर बताएं। देखिए, दुनिया में जो मेजर थिएटर के केंद्र रहे हैं दुनिया में हिस्टोरिकली, वो एक रहा है इंडिया, एक चाइना, एक ग्रीस, एक रोम। ठीक है, चाइना, इंडिया, ग्रीस और रोम। ग्रीक थिएटर, रोमन थिएटर, चाइनीज थिएटर, इंडियन थिएटर, ये 4 परंपराएं हैं जो सबसे पुरानी थिएटर के हवाले से, जो प्राचीनतम जो सभ्यता, उनमें भी भारतीय जो थिएटर परंपरा वो सबसे पुरानी। उसके बाद फिर चीन है, उसके बाद फिर ग्रीस है, उसके बाद ये, मैं इन चारों जगह भी गया। मैं चाइना भी गया और थिएटर के हवाले से मैं चाइना में भी गया हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वहां पे एक थिएटर फेस्टिवल था, उसको अटेंड करने के लिए। मैं ग्रीस भी गया हूँ, थेसलोनिकी में यूरोप थिएटर प्राइज का एक वो था। मैं रोम भी गया हूँ अभी 2 साल पहले, रोम में यूरोप प्राइज का एक आयोजन होता है हर 2 साल के बाद, वो इस बार रोम में था 2 साल पहले, वहां पे भी गया हूँ। इंडिया में मैंने थिएटर देखा। अब आ गया कंपैरेटिव एनालिसिस, अब इंडियन थिएटर कहाँ रह गया और हम दुनिया कहाँ पहुंच गई। वो ये है, प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, ये सिर्फ थिएटर से रिलेटेड नहीं, थिएटर एक उसका एस्पेक्ट है, ये हमारे सभी आर्ट्स से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, चाहे वो फाइन आर्ट्स है या प्लास्टिक आर्ट्स है, उन सभी से जुड़ी हुई ये समस्या है। भारत में 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो हमारा फोकस रहा, सड़कें बनानी है, बिजली बनानी है, भुखमरी खत्म करनी है, अनाज ज्यादा उगाना है, ये हमारे फोकस एरियाज रहे और आज भी 70 साल से वही। आज भी हमारी समस्या सड़क, बिजली, पानी से ऊपर नहीं। हम अभी भी सड़क में अटके हुए हैं, बिजली में अटके हुए हैं, बिजली नहीं आ रही, बिजली चली गई। मैं बड़ी मजेदार आपको एक बड़ी बात सुनाता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्दी में, मैं भद्रवाह में पढ़ता था, जब सर्दियों में बर्फ पड़ती थी तो 2-2 महीने के लिए बिजली चली जाती, लाइक फिर 2 महीने उसके बाद बिजली नहीं, बर्फ पड़ गई तो हम ये समझ लेते थे कि अब अगले 2 महीने बिजली नहीं। तो मैं एक बार जिनीवा गया था और बीच में वीकेंड था, तो हमने कहा एक ला दियाब्ले एक जगह है वहां पे, स्की रिजॉर्ट है बहुत फेमस, वो सर्दियों के दिन थे, तो हमने कहा हम वीकेंड वहां पे गुजारते हैं। हम वीकेंड के लिए दियाब्ले चले, तो मेरे साथ मेरे एक और साथी थे, तो हम दोनों ट्रेन पकड़ी और हम वहां पहुंचे। जैसे हम वहां पहुंचने लगे तो बर्फ गिरी, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ गिरी। हमने वहां पे एक होम स्टे लिया हुआ था, लाइक एक एल्डरली लेडी थी, वो अपने घर में हमने बुक करवाया था होम स्टे। तो हम किसी तरह की बर्फ पड़ रही है, तो हम बर्फ में चलते चलते हम उनके घर तक पहुंच गए। उसने हमें वेलकम किया, ये वो कपड़े वपड़े उसने हमें चेंज किए, रूम में चले गए, फिर उसने हमें डिनर के लिए बुलाया। अब हम, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें मंडे को सुबह पहुंचना है क्योंकि हमारी मीटिंग थी मंडे को और फ्राइडे को शाम को हम। तो अब मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि हमारे दिमाग में बसा हुआ है वो बिजली चली जाएगी और रास्ते बंद हो जाए। ये 2 चीजें, मतलब सर्दियों में ये हो ही जाता था भद्रवाह में, महीने के लिए रास्ते बंद हो गए और बिजली चली गई, ये मेरे दिमाग में घुसा हुआ। तो मैंने उससे पूछा इट हैज स्टार्टेड स्नोइंग नाउ, will the roads remain open and do you still have electricity, how long is no, why? मैंने कहा नहीं, the roads may get blocked because of the snowfall. So no, it doesn't happen here. Even if there is blockade, it's not more than 10 minutes. 10 minutes they clear up the space and the vehicles move. It has never happened here. It doesn't happen. मैंने कहा बिजली, what about electricity? हमने सोचा था ना वो बिजली की तारें गिर जाती हैं तो सारी बिजली चली जाएगी। मैंने कहा, कहते no Mr. Goel, it doesn't happen here. No, we have electricity. But last year it was horrible. During winters it was horrible. क्या? Can you imagine? We didn't have electricity for 10 minutes. God.
मैं आसमान से गिरा, मैंने कहा 10 मिनट साले हमारे, अच्छा सॉरी, मैंने कहा हमारे यहाँ मतलब मेनू के हिसाब से बिजली चली जाती है सर्दियों में, और 10 मिनट उसने इतने, उससे कहा कि for 10 minutes। मैंने कहा अच्छा भाई, भैया आपकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग। सो प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि उस चक्कर में अटके हैं अभी भी, तो हमारा फोकस कभी रहा नहीं, होना चाहिए था। ये समस्याएं भी अपनी जगह चलती और कल्चर भी अपने साथ साथ चलता, क्योंकि कल्चर इंतजार नहीं करेगा कि जब आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी फिर मैं कल्चर के बारे में सोचेंगे। इट डजंट हैपन दैट वे, तब तक तो वो मर ही जाएगा। अगर आप 70 साल उसको बंद रख दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, परंपराएं खत्म हो जाएंगी, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए यू हैव टू कंटिन्यू विद योर ट्रेडिशन। तो हमने उस पर फोकस दिया नहीं, कोई ध्यान नहीं। अब अल्टीमेटली एक नव धनाढ्य वर्ग हमारे यहाँ इन 70 सालों में पैदा हुआ। अब आप इस बात पे ध्यान दें, यू हैव टू रियलाइज कि जो आजादी से पहले जो हमारे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे जागीरदार थे, छोटे छोटे बड़े या छोटे, जैसे हमारी जितनी भी वो है परंपराएं हैं, संगीत की परंपरा है, वो घरानों के साथ जुड़ी। घराने क्या थे? एक पटियाला घराना, एक जयपुर घराना था, एक अतरौली घराना था, इस तरह के घराने। ये वो राजा थे या वो छोटे जागीरदार थे जिन्होंने संगीतकारों को अपने राज दरबार में रखा था। उन्होंने आप अपना गाने बजाने का काम करो, हम आपकी जितनी भी जरूरतें उनको हम पूरा करें। उसमें दो बातें हैं, एक तो वो कनाइस्योर थे, एक वो इन चीजों को पसंद करते थे। दूसरा, दे हैड रियलाइज्ड देयर responsibility towards arts and artists। जो कला और कलाकारों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो उनको करना चाहिए था, उनने उसको ओन किया था और वो उसको निभाया। इसलिए ये चीजें मैं बहुत बार ये कहता हूँ, मैं मतलब पता नहीं कितने लोग आपने बसोली पेंटिंग्स का भी जिक्र किया था इसी सिलसिले में। मैं चाहूंगी वो आप बसोली की जो पेंटिंग्स है, एक छोटे से राजा थे। बसोली आज की डेट में अगर आप गए हो बसोली, आपने देखा हो, छोटा सा टाउन है। बिल्कुल आज से 300 साल पहले कितना बड़ा था, और वहां का जागीरदार कितना बड़ा जागीरदार। वो वहां पे कुछ, या वो कहते हैं कि वो मुगल दरबार में एक बार गए थे और वहां पे उन्होंने वो जो पेंटर थे उनको देखा वहां पे, वो चूंकि बहुत करीब थे उनके मुगल दरबार के, तो उन्होंने वो पेंटर वहां पे कलाकारों को देखा, तो उन्होंने कहा आप हमारे राज्य में भी आओ, तो उनको लेके आए। कुछ लोग कहते हैं कि एक शिव पंडित थे जिनके बेटे मानकू और दैनसुख, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, वो उनके दरबार में आए, मतलब उनके पास आए, दरबार तो बड़ा दरबार, उनके पास आए, उन्होंने कहा जी हम पेंटिंग करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो। उनने किसी को कह दिया होगा भाई इनका अरेंजमेंट कर दो, इनको रहने की जगह दे दो, ये सारी जरूरतों को देखो, ये पेंटिंग बनाएगा। वो पेंटिंग बना। मैं काजल जी, मैं दुनिया के बेस्ट म्यूजियम्स में, हर्मिटाज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, लूव म्यूजियम है पेरिस में, ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन में, और बहुत सारे छोटे छोटे म्यूजियम्स जो यूरोप के हर टाउन और हर सिटी में है। जब भी आप किसी म्यूजियम में जाते हो जिनके पास थोड़ा सा ओरिएंटल कलेक्शन है, उसमें बसोली आर्ट की पेंटिंग, उसमें लिखा होता है बसोली म्यूजियम। आपका गर्व से आपका माथा ऊंचा हो जाता है कि देखो एक छोटा सा जागीरदार, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा अपने समय में, आज से 300 साल पहले। उसकी वजह से आज बसोली का नाम पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि बसोली। अब जो नवधनाढ्य वर्ग आया हमारे यहाँ 47 के बाद, क्योंकि राजे रजवाड़े खत्म हो गए,
अब वो काम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को करना था, हमारे जो नए धनवान वर्ग था, जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा और वो बड़े बड़े मकान बनाते हैं, 5-5 करोड़ रुपए का, 10-10 करोड़ रुपए का फ्लैट होता है, मकान होते हैं, और उसमें वो 100 रुपए का पोस्टर लाते हैं और 1000 रुपए का फ्रेम उस पे लगाते हैं, वही अपने टाइम। या बड़े उनका बड़ा वो हो जाए तो वो क्रिस्टल का एक वास लगा लेते हैं, उसमें वो नकली फ्लावर्स लगा देते हैं उसमें। उनको उनकी सोच वही दिखता है। आप 10 करोड़ रुपए का मकान बनाते हो, मगर उसमें आप एक पेंटिंग 1 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की पेंटिंग नहीं लगा सकते। ये आप शास्त्रीय संगीत का आपको टेस्ट नहीं है, आप पेंटिंग का आपको पता नहीं है। वह ये है जो एजुकेशनल सिस्टम हमने फॉलो किया 1947 के बाद, उसमें कल्चर को हमने कोई स्थान, अनफॉर्चुनेटली कहीं पे हमने नहीं बताया कि ये कलाकार जो है ये बहुत अच्छा संगीतकार है, या शास्त्रीय संगीत के ये फॉर्म्स हैं, ये घराने हैं। कोई हमने अपने इंस्टीट्यूशंस में आर्ट अप्रिसिएशन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया, म्यूजिक अप्रिसिएशन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया, थिएटर अप्रिसिएशन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, अगर वो ये चीजें करते तो आज हमारे पास एक अच्छा वर्ग होता जो इन चीजों को अप्रिशिएट कर सकते। उन्हीं में से जो लोग कुछ अच्छे घरों से आते थे, पैसे वाले घरों से आते थे, वो इसको अप्रिशिएट करते, उनको एक आदत पड़ जाती, नहीं मुझे पेंटिंग भी करनी चाहिए, मुझे शास्त्रीय संगीत का गाना चाहिए, गजल का प्रोग्राम हो रहा है मुझे जाना, एक थिएटर ग्रुप बहुत अच्छा प्लेस करता है, मुझे वो उनका प्ले देखने के लिए जाना चाहिए, या एक पेंटिंग है ये मुझे खरीदनी चाहिए। इस तरह का एक उनमें सेंसिबिलिटी डेवलप होती। अनफॉर्चुनेटली वो सेंसिबिलिटी हम नहीं डेवलप हो पाए, और आई एम वेरी हैप्पी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, उसमें दे हैव स्पेसिफिकली, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जो 2 चीजें उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, मैंने बड़ा डिटेल में उसको पढ़ा है। उसमें एक तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में है, एक जिसमें हमारी जो अपनी लैंग्वेजेस है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो गुजरी है, चाहे वो डोगरी है, चाहे वो पंजाबी है, या जो बाकी भाषाएं, अगर आप उन लैंग्वेजेस में प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दोगे तो वो लैंग्वेजेस भी फिर से रिवाइव हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी, उसमें लोग वाइब्रेंट काम कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कल्चर पे बड़ा फोकस रखा है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी थे उसमें कल्चरल कॉन्शियसनेस बच्चों में डेवलप करने का एक विशेष प्रावधान रखा गया है, और अगर वो कल्चरल कॉन्शियसनेस बच्चों में डेवलप हो तो जो यही जनरेशन जो है, जब आगे चल के वो बड़े होंगे और आगे चल के वो जिंदगी के डिफरेंट फील्ड्स पे काम करेंगे, तो वो बहुत डिफरेंस ला सकते हैं जो हमारी जो कल्चर की सिचुएशन है। कुछ हमारे जो बहुत बड़े बड़े हमारे संस्थान हैं, उनमें ये सेंसिबिलिटी है, जैसे टाटाज है फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो आप अगर बॉम्बे के म्यूजियम जो है उनका, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम जो है, उसमें पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो टाटाज का है, इन द सेंस कि उसमें वो पेंटिंग्स है, उसमें वो स्कल्पचर्स है जो टाटाज ने एक्वायर किया, जिसके लिए टाटाज ने पैसा खर्च किया, और वो वहां पे उन्होंने डिस्प्ले के लिए लोगों के लिए रखे हैं, और वो सारा इन्वेस्टमेंट टाटा ने। इसी तरह एनसीपी, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो बॉम्बे में है, वो टाटाज ने बनाया। एनसीपीए का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जहांगीर आर्ट गैलरी, वो सारा टाटाज उसका खर्चा उठा। या आप किसी भी ताज होटल में चलिए, यू गो टू एनी ताज होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो वर्चुअली आर्ट गैलरीज है। आप किसी भी कॉरिडोर में ताज होटल में चल जाओ, वहां पे
पेंटिंग्स हैं, ओरिजिनल पेंटिंग्स, वो प्रिंट नहीं लगा के उन्होंने ओरिजिनल पेंटिंग्स। सो उन्होंने अपने, जैसे महिंद्राज है, महिंद्रा फिल्म फेस्टिवल करते हैं हर साल, बिल्कुल लाइक इस तरह के कुछ संस्थान हैं, बट ये बहुत कम है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें ये आटे में नमक के बराबर, ऐसे लोग बहुत कम। We need more and more corporate support. We need more and more people who are involved in with arts, theatre, literature, culture, music. इसको बहुत अभी प्रोत्साहन की जरूरत है। As against this, यूरोप में मैं यूरोप के बड़े छोटे छोटे मुल्कों में गया हूँ, वेरी स्मॉल टाउन, स्मॉल कंट्रीज, पोलैंड फॉर इंस्टेंस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, दिस आर वेरी स्मॉल एंड बहुत गरीब मुल्क है ये, मतलब उनको आप किसी भी एंगल से रिच मुल्क नहीं कह सकते, लेकिन उनका कंसंट्रेशन कल्चर पे इतना, वो इतना पैसा खर्चते हैं। जब वो फेस्टिवल मैं कोई अटेंड करने जाता हूँ, ह्यूज एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट देयर makes on hosting such festivals, on hosting such seminars, on hosting such interactions between artists, वो अमेजिंग है, वो बहुत अमेजिंग है। लाइक उनमें वो कॉन्शियसनेस है, चाहे उनके पास पैसा नहीं, चाहे वो बहुत अमीर है, बट उनमें वो कॉन्शियसनेस है कि नहीं, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जितना हम बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं, जितना हम बाकी चीजों पे खर्चा करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट। तो वी हैव टू स्पेंड। वो कॉन्शियसनेस आते आते हमारे देश पे आएगी, जब तक आएगी तब तक कलाकार ऐसे ही रहेंगे। सुचित्रा जी लिखती हैं, आई एग्री कि आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स वुड हैव क्रिएटेड पॉजिटिव रिस्पांस। शी हैज रिटन कि आई एग्री सुचित्रा जी लिखती हैं कि आई एग्री आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स वुड हैव क्रिएटेड पॉजिटिव रिस्पांसेस। तो ये तो ट्रू है कि एप्रिसिएशन कोर्स हो तो रिस्पांस तो बात रही। सुचित्रा जी ने एक कमेंट लिखा है, अगर आप कमेंट्स पढ़ सकें तो आप देख लीजिएगा। उन्होंने कमेंट लिखा है कि एप्रिसिएशन कोर्स, जो आर्ट एप्रिसिएशन कोर्सेस हैं, वो दे वुड हैव क्रिएटेड पॉजिटिव। बिल्कुल, वेरी ट्रू। आपको मैं बड़ी मजेदार बात सुना, जम्मू में जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, वहां पे एक आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स हुआ करता था एक जमाने में, इवनिंग क्लासेस होती, और वो बाद में बंद कर दिया। एक देयर वाज अ वेरी वाइब्रेंट आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स गोइंग ऑन इन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, और वो जो एक्सचेंज रोड है, एक्सचेंज रोड के साथ में जो बिल्डिंग होती थी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की, वहां पे आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स चलता था, और वो बाद में इवेंचुअली वो बंद कर, उसकी जरूरत नहीं समझी। उसमें बहुत से लोग जाते थे, इट वाज अ वेरी वंडरफुल, बट वो बंद कर दिया। इसी तरह आप, और मैं ये कहता हूँ, ये जब आप इन परसूट्स में जाते हो, जब आप थिएटर में जाते हो, जब आप आर्ट के फील्ड में जाते हो, जब आप म्यूजिक में जाते हो, इट एड्स एन एडिशनल डायमेंशन टू योर लाइफ, टू योर ओन एग्जिस्टेंस। अब ये नहीं कि आप उसको जरूरी परस्यू करो एज एन एक्टिव थिएटर एक्टर और डायरेक्टर, एज एन एक्टिव आर्टिस्ट और एन एक्टिव म्यूजिशियन, ये जरूरी नहीं कि आप उसको परस्यू ही करो, बट अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, अगर आप उसको फॉलो करते हो, अगर आप उसको देखते हो, आपकी पर्सनैलिटी में एक एडिशनल डायमेंशन ऐड होता है, जो आपको जिंदगी में बहुत जगह काम आता है, जो आपको बहुत आपको एक इमेंसिपेटिव इंसान बनाता है। वेरी ट्रू। जो आप अगर वो नहीं, किसी भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी क्रिएटिव परसूट में आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आप बहुत शुष्क और बहुत ड्राई टाइप के आते, मतलब यू मस्ट बी अ वेरी ड्राई पर्सन, नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन लिटरेचर, I do not have any interest in music, I have no interest in theatre, no interest in art। तो आप किस तरह के आदमी हो? तो मतलब आप बहुत ड्राई टाइप के आदमी हो, तो आपका कोई जब इंटरेस्ट ही नहीं है लाइफ में, तो फिर आप में और जानवर में क्या फर्क है? वो भी खाता है और वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना? वो इंसान आपको, ये क्रिएटिव परसूट्स आपको इंसान बनाते। आप नहीं तो जानवर भी, तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, जानवर के जो एनिमल फंक्शंस हैं, आप खाते हो, फिर उसको निकालते हो, और आप बच्चे पैदा करते हो, आप वो चिड़िया घोंसला बनाती है, आप भी घर बनाते हो, उसमें रहते हो, कोई फर्क नहीं जानवर इंसान में, बिल्कुल कोई फर्क नहीं क्या आपने किया जिंदगी में? आपने जानवर से हट के क्या किया? तो कुछ तो आपको अलग होना चाहिए जिंदगी।
जी। यहाँ मैं चलते-चलते 2 सवाल हैं। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप मेंबर हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर क्रिटिक के। आप डुग्गर मंच के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और साहित्य अकादमी अवार्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी आप रहे हैं। तो ये सब आप कैसे कर लेते हैं? अलग-अलग चीज़ें किस तरह से करते हैं? क्या कहेंगे आप? देखो, थिएटर भी कर रहे मैं हैं, एक लिख भी रेगुलर रहे 10 हैं। जी, क्या मैं एक कहेंगे? रेगुलर 10 to 5 जॉब करता हूँ, 10 to 5 जॉब करता हूँ। मगर काजल जी, आप खुद भी जानते हो, और मतलब आप जो भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ है वो सभी लोग जानते हैं कि जब आप में एक पैशन होता है तो आप समय निकाल लेते हो। लाइक जब आप कुछ करना चाहो जिंदगी में अपनी नौकरी के अलावा, तो आप उसके लिए समय निकाल लेते ट्रू, हो। आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, अच्छा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, और ये समय बीच में 4 घंटे निकल गए वैसे ही। सो यू ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर व्हाट यू लव टू डू। यस, तो यस। मैं इन दैट सेंस आई हैव बीन अ रोलिंग स्टोन। मतलब मैं ऐसे कभी इधर चले गए, कभी इधर चले, जहां दिल किया वहां हो गए। मतलब मैं बड़ा फोकस्ड नहीं रहा हूँ लाइफ में। मैं जिंदगी में, लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे 4 किताबें लिखनी है, मैं लेकिन लोग बहुत लेकिन फोकस्ड। यहाँ मैं आपको रोकूंगी। आप कह रहे हैं कि मैं फोकस नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है वो आपने फोकस रहकर ही किया है, भले ही अलग अलग चीजें हाँ, हैं। तो ऐसे जो जितना मगर मैं एक आपको चीज समझ में नहीं चुकी टिका, हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। हाँ, लेकिन अलग अलग आई गेट चीजों में आप फोकस बोर्ड तो वेरी रहे हैं। इजीली। मैं मतलब जी, एक काम में वो तन मन धन से एक ही काम नहीं कर सकता। मैं ये काम कर लिया ना, ये हो गया, अच्छा चलो मैं बोर हो गया, फिर मैं अब ये करूँ, यस, मैं वो यस, करूँ। सो मतलब यस। वो जो होता है ना, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। वो मैं सुजान नहीं बन सका। मैं वो एक जगह कर लिया, छोड़ दिया, डन एंड डस्टेड, दूसरा कर लो, अब ये कर, अब ये नहीं। सो मैं जिंदगी में, लाइफ में फोकस नहीं कर पाया। जो मैंने लिखा है वो कम से कम, जो मेरे पास कटिंग्स हैं सारी, जितनी मैंने, जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं, जो प्रिंट में छपे हैं, या जो मतलब यूट्यूब पे है जो मेरे इंटरव्यूज, अगर उनको मैं कंपाइल ही करूं तो 10-12 किताबों का मटेरियल तो होगा। पर मुझे वो कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठ के वो उनको कंपाइल करूं और लिख पाऊं। सो ठीक है, इट्स ओके, आई एम हैप्पी। क्या बात। चलते चलते मैं ये जरूर चाहूंगी कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, परफॉर्मिंग आर्ट से जो जुड़े हुए हैं? मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं ज्ञान क्या की बात, नहीं, कुछ क्या नहीं, वो आपका सभी अपना एक्सपीरियंस अपना इतना रास्ता खुद वास्ट है। ढूंढ लेते हैं। लाइक वो जो, मैं आपको एक बात बताऊं, जी, मैं, मेरा हमेशा से मानना है, जी, और आज भी यही मानना है, कि वो नई जनरेशन जो होती है वो पुरानी जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट होती है, ट्रू, वो ज्यादा बेटर ट्रू। होती है, वो हमसे बहुत बेहतर। जिस तरह हम थिएटर करते थे अपने टाइम में, जो आज थिएटर करते हैं वो उससे बहुत अच्छा फैसिलिटीज भी बहुत हैं, फैसिलिटीज है। हाँ, बहुत हैं, उस जो वक्त इतनी फैसिलिटीज भी, फैसिलिटीज उनका नहीं फोकस थी। भी अच्छा है, वो प्लेस भी बहुत अच्छे करते हैं। जो जो मैं अक्सर, जो बूढ़े हो जाते हैं ना लोग, उनमें ये आदत है, जी, ओ जी, महाराज हम इतना अच्छा थिएटर किया, तुम क्या करोगे, तुम में वो डेडिकेशन जी, नहीं, तुम में वो कमिटमेंट जी, नहीं। हमें जो बात 2 घंटे में समझ आती थी, वो 2 मिनट में वो समझ आती। ट्रू, जो जी, हम बिल्कुल। जो हम एक दिन घोटा लगाते थे, वो 5 मिनट में आपको बोल के सुना देते। तो वो उनका फोकस सही है, उनमें उनकी अडेप्टेबिलिटी बेटर है, वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं थिंग्स। वो उससे बहुत अच्छा, खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा कोट है, उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने जैसा मत बनाओ, अगर हो सके तो तुम उनके जैसा बनने की कोशिश करो, क्योंकि तुम वो कमान हो, और बच्चे तुमसे निकलने वाले वो तीर हैं। तुम उधर ही रहोगे और तीर आगे जाएगा। यस, इसलिए यस, तुम उनको अपने जैसा मत बनाओ, तुम उनके जैसा बन गए। सो मुझे, आई एम वेरी कन्विंस्ड एंड आई एम वेरी होपफुल अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। ये लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, जो नई जनरेशन है वो हमसे बहुत बेहतर है, अच्छा काम करेंगे। और आई एम नॉट एट ऑल, मैंने बहुत सी ऐसे बात, जो कंपैरिजंस किए हैं, मगर मैं बिल्कुल भी निराशावादी नहीं हूं, मैं बहुत आशावान हूं दैट द फाइन आर्ट्स, द परफॉर्मिंग आर्ट्स
have a great future in this country. हमारे यहाँ थिएटर का बहुत अच्छा फ्यूचर है, पेंटिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है, डांस का बहुत अच्छा फ्यूचर है, संगीत का बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप रियलिटी शोज अगर आप देखते होंगे टेलीविजन पे, इतने अच्छे सिंगर्स पूरे भारत के ऐसे ऐसे कोनों से आते हैं, वो इतना अच्छा गाते हैं कि आज से 30-40 साल पहले तक हम सिर्फ 3 सिंगर जानते थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मुकेश किशोर। ये मतलब उंगलियों पे आप गिन सकते बनाडे, ये 6-7 नाम 10 नाम हम कुल उंगलियों पे गिन सकते थे, यही सिंगर। आज की डेट में गली गली में ऐसे सिंगर और इतने अच्छे सिंगर हैं कि अगर उनको सही मौका मिल जाए जिंदगी में तो वो सबको सरपास कर जाए आगे चल। इसी तरह एक्टर जो है हमारे थिएटर में भी जो इतने नए एक्टर आते हैं वो इतने अच्छे हैं कि हमारे जनरेशन के सभी को पीछे मात देख के आगे चल। इसी तरह पेंटर हैं, इतने अच्छे पेंटर हैं हमारी नई जनरेशन में, वो बहुत अमेजिंग है। तो ओनली थिंग नीडेड इज टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, गिव देम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको एक स्पेस की जरूरत है जो वहां पे अपने आर्ट को, अपने थिएटर को शोकेस कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। आई एम वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर, थिंग्स विल इम्प्रूव, दे विल गेट बेटर। और मुझे लगता है कि भारत में कलाओं का भविष्य बड़ा उज्जवल है। जी, बहुत ही एनरिचिंग सेशन रहा। आप तो मल्टी टैलेंटेड, इतनी शख्सियत के आप इतने पहलू हैं। तो रविंदर जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ आपका कि आप इस मंच पर आए और आपने इतनी बातें अपनी जो जर्नी शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमें एक तरह से मॉरल सपोर्ट दी। और जो हमारी आज की सेलिब्रिटी थी, शख्सियत है, उनकी जिंदगी के इतने पहलुओं से हम रूबरू हुए। बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही एनरिचिंग सेशन था रहा ये उनके साथ। कल शाम को 7 बजे जो अगली हमारे साथ शख्सियत रहेंगी, बहुत यंग है वो, इंडियन ओपेरा सिंगर को कह सकते हैं, शी इज इंडियन ओपेरा सिंगर, उनका नाम है काबूकी खन्ना। कल हमारे साथ रहेंगी। शी इज वेरी यंग बट बहुत काम कर रही हैं। तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहिएगा शख्सियत के इसी अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।